वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 पानी की कहानी। ये निबंध है जो कि रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखित है। पानी की कहानी, पानी किस प्रकार से अपनी यात्रा पूरी करता है, कैसे उसका जन्म होता है, इस कहानी में ये सब बताया गया है। जैसे जैसे हमें कहानी पढ़ेंगे वो हम जानते चले जाएंगे। पढ़ते हैं हम कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। लेखक कहते हैं रामचंद्र तिवारी कि मैं आगे बढ़ा ही था, कहीं जा रहे थे कि इस बेर की झाड़ी के पास से मैं गुजरा, वहां पर मैं था या वहां से मैं गुजर रहा था, तो वहां से उस बेर की झाड़ी से पानी की एक बूंद, ओस की एक बूंद, मोती के समान चमचमाती हुई एक छोटी सी बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी मैं आश्चर्यचकित हो गया, कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना आश्चर्य हुआ कि जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। जैसे ओस की बूंद यहाँ मेरे कंधे पर गिरी, कंधे से मेरी कलाई पर से होते हुए वह सरकते सरकते कहाँ आ गई, मेरी हथेली पर आ गई। हथेली पर आ गई वो पानी की बूंद, ओस की बूंद। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। दृष्टि यानी नजर। जैसे ही मेरी नजर पड़ी मुझे लगा ठंडा ठंडा है क्या गिरा, तो मेरी नजर गई, अरे ये तो ओस की बूंद है। तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी वह ठहर गई। इसका मतलब यह नहीं कि वो ऐसे इंतजार कर रही थी कि देखे तो मैं रुकूं। वो चल रही थी, कोई उसके हाथ पांव नहीं है, पर वो लुढ़कती हुई आई और हथेली में पहुंचकर वह रुक गई। तब इनकी नजर वहां पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कि वो बूंद चल रही थी, मेरी नजर पड़ते वो रुक गई हो, ऐसे सजीव हो। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। जैसे हथेली पर वो बूंद पहुंची तो कुछ पल बाद, थोड़ी देर में, मुझे सितार के तारों के समान, यानी वीणा के जो तार होते हैं उन तारों पर में से जो आवाज निकलती है, झंकार निकलती है, धुन निकलती है, उसी प्रकार की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि कोई इधर आसपास कोई सितार बजा रहा होगा, कोई वीणा बजा रहा होगा, उसकी आवाज आ रही होगी। फिर मैंने देखा यार कौन बजा रहा है इतनी बढ़िया आवाज। चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। इधर देखा, उधर देखा, चारों तरफ देखा, आगे पीछे चारों ओर घूम गया पर कोई दिखाई नहीं दे रहा कौन बजा रहा है। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। कोई नहीं है यार, आवाज कहां से आ रही है। लेकिन फिर एहसास हुआ कि आवाज तो हल्की हल्की सी मेरी हथेली पर से आ रही है। ये आवाज कहां से आ रही है, ये मेरी हथेली से आ रही है। ये स्वर, ये धुन कहां से, मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। लेखक देखता है कि यार ये आवाज कहां से आ रही है, लेकिन फिर पता चला कि आवाज तो बिल्कुल मेरे पास से आ रही है। और कहां से आ रही है, थोड़ी सी हथेली को कान के पास में किया तो लगा रहे यार ये तो मेरी हथेली से ही आवाज निकल रही है, इधर तो कोई सितार बजा नहीं रहा है। फिर ध्यान से देखने पर हथेली को बिल्कुल कान के पास ले गया, मैं ऐसे पास में ले गया, आंखों से देखा तो ध्यान से देखने पर, बहुत ही ध्यान से देखने पर मालूम हुआ, मुझे पता चला कि पानी की जो बूंद थी, ओस की जो बूंद थी, उसके दो कण हो गए। भाई दो कण हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ से पानी बहकर आया, जहां तैरना था थोड़ा सा आगे निकला, एक बूंद और बन गई और दो बूंद में बदल गया। तो वो दोनों ही बूंद हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे थे। वो दोनों ही बूंद, जैसे हथेली हिल रही है या हथेली नहीं हिल रही, पानी की वो जो बूंदे हैं वो हथेली पर हिल रही है, माँ हाथ हिल रहा है, तो मानो वो दोनों ही बूंदे बोल रही हो।
दोनों ही बूंदें बोल रही हो और उन दोनों बूंदों में कोई बातचीत हो रही हो। उसी सुरीली आवाज ने मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। तो लेखक कहता है कि वो जो पानी की बूंद मेरे हथेली पर आई वो दो टुकड़ों में बट गई और वो बूंदें हिल रही थी मेरे हाथ पर, और ऐसा लगा मुझे कि उन बूंदों से आवाज निकल रही है। और वो जो सुरीली आवाज, वो मीठी आवाज, मैंने ध्यान से सुनी उस आवाज को, तो मुझे सुनाई दिया, सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। मैं चुप रहा, लेखक कुछ बोला नहीं। तो फिर से आवाज आई, सुनो सुनो, अरे सुनो ना, हमारी बात सुनो। अब मुझसे रहा नहीं गया, अब तो मुझसे रुका ही नहीं गया और मेरे मुख से भी निकल गया, कहो कहो, क्या कहना चाहते हो। लेखक के मुंह से भी निकल गया। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। ओस की बूंद को प्रसन्नता हुई। अब ये देखिए, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी चीज जो निर्जीव है उस पर सजीव की जैसी क्रियाओं का आरोप किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। पानी की बूंद बोल नहीं सकती, लेकिन ये कवि या लेखक की कल्पना होती है, उसकी शक्ति है कि वह उसके सामने हर एक चीज बोलती है। दीवारें बात करती है, बर्तन बात करते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। तो ओस की बूंद मानो प्रसन्न हो गई कि ओहो, ये लेखक मेरी बात सुन रहा है, यह आदमी मेरी बात सुन रहा है। और वह बूंद बोली कि भैया मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, ओस की बूंद ने कहा कि मैं ओस हूं। लेखक कहता भी, अरे भाई जानता हूं तुम ओस हो, है मैं जानता हूं, बताने की जरूरत नहीं है। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है मुझे। ओस की बूंद कह रही है, भाई लोग मुझे पानी कहते हैं, अपना परिचय दे रही है कि लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं। तो लेखक ने कह दिया, अरे हाँ भाई मुझे मालूम है, मैं बेर के पेड़ से आई हूं। चल झुट्टी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फंवारा निकलता है? बूंद ने कहा कि भाई ये जो बेर का पेड़ है ना, मैं इस पेड़ के अंदर से आई हूं। तो लेखक ने कहा, झुट्टी झुट्टी, मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। क्या बेर के पेड़ के अंदर कोई पानी का फुहारा चल रहा है कि जो ऐसे बूंदे निकल निकल कर गिरेगी? अंदर कोई पानी बह रहा है, पानी फुहारा चल रहा है, नीचे से ऐसे फुहारा चल रहा हो और फिर बूंदे इधर निकल कर एक बूंद तू मेरे हाथ पे आ गई हो। इसमें पानी का फुहारा नहीं चल रहा है। पानी का फुहारा कैसे चल रहा है? हो नहीं सकता। तू अंदर से कैसे आई है? तू झूठ बोल रही है, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। पानी की बूंद फिर हिलने लगी, मानो ऐसा जैसे कि मेरे अविश्वास से, मैंने विश्वास नहीं किया ना, उसे झूठी कहा कि तेरी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। तो बूंद और ज्यादा हिली, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बूंद को दुख हुआ हो कि यार ये मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है, ये लेखक मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है, ये रामचंद्र तिवारी मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो उसे दुख हुआ हो ऐसा लगा मुझे। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि अचानक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। पानी की बूंद कह रही है कि भाई सुनो, मैं ये जो बेर का पेड़ है ना, इस पेड़ के आसपास की भूमि के अंदर, पानी की बूंद भूमि के अंदर उतर गई। अब पानी तो भूमि के अंदर उतरता ही है भाई, और पानी बूंदों के रूप में होता है। तो ये जो पानी की बूंद वो कह रही कि इस पेड़ के आसपास ही मैं इधर उधर भटक रही थी, घूम रही थी, इस धरती के अंदर नीचे भूमि में, और बहुत दिनों से घूम रही थी। भूमि में पानी है और वो पानी कह रहा है कि मैं कणों के रूप में मौजूद हूं, इधर उधर घूमता रहता हूं जमीन में। तो मैं इधर उधर घूम रही थी, मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, कणों का, मिट्टी के कणों का, पानी के कणों का। मैं मिट्टी के कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, एकाएक पकड़ी गई। टटोलना यानी ढूंढना, अंधेरे में ढूंढना। अब जमीन के अंदर अंधेरा है, तो मैं इस मिट्टी के कणों के अंदर समाती गई और उनका हृदय, मिट्टी के कण क्या हृदय टटोलती रही, वो उन्हें ढूंढती रही कि एकाएक पकड़ी गई। अचानक मैं पकड़ में आ गई। लेखक ने पूछा, कैसे, किसके पकड़ में आ गई, किसने पकड़ लिया?
वह जो तुम पेड़ देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। देखो भाई, ये जो तुम पेड़ देख रहे हो ना, इतना बड़ा विशाल पेड़, ये केवल ऊपर ऊपर ही, धरती के बाहर इतना बड़ा नहीं है भाई। पृथ्वी के अंदर भी लगभग इतना ही बड़ा है। जितना तुम बाहर देख रहे हो, जितना विशाल पेड़ तुम बाहर देख रहे हो ना, इतना ही विशाल ये धरती के अंदर भी है। उसकी जड़ें हैं, छोटी जड़ें हैं और जड़ों के रोए हैं। देखिए, ये जो पेड़ है ना, आपको बाहर तो डालियां दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, मीठे मीठे फल दिखाई दे रहे हैं, ये इतना ही बड़ा अंदर भी है। लेकिन अंदर क्या है? ये डालियां नहीं है, पत्तियां नहीं है, अंदर क्या है? बड़ी बड़ी जड़ें हैं, उनसे निकली हुई छोटी छोटी जड़ें हैं, और उन जड़ों से भी छोटे छोटे रोए, यानी बालों की तरह छोटे छोटे रेशे, यानी बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली जड़ें, बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और पतली पतली जड़ें हैं जो जमीन के अंदर फैली हुई है। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। इन रोओं में, ये जो रोए हैं ना, इन जड़ों के रेशे हैं, पतली पतली जड़ें, ये बड़ी निर्दयी, दयाहीन होती है। इनमें दया नहीं होती है। इन जड़ों में, छोटी छोटी जड़ों में, इन जड़ों के रोओं में दया नहीं होती है। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कौन? ये रोए, पेड़ की जड़ें, इनमें से निकले हुए रोए क्या करते हैं? पानी के कणों को खींचते हैं, सोखते हैं। तो मुझ जैसे, मैं एक बूंद हूं ना तेरी हथेली पर, इस जैसे असंख्य, जिनकी संख्या गिन नहीं सकती मैं, इतने कण धरती के अंदर है, पानी के कण, जल कणों को ये जो रोए हैं ना, बलपूर्वक जबरदस्ती धरती में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कुछ बूंदों को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, और कुछ बूंदों को, यानी अधिकांश बूंदों का सब कुछ छीन कर, उनके जो भी तत्व है पेड़ को चाहिए वो सब पेड़ ले लेता है, और बाकी बचे हुए को बाहर निकाल देता है। छीन कर, यानी हमसे वो लेकर और हमारा सब कुछ निचोड़ कर हमें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। लेखक कहता है कि जो बात कह रही थी ना, कि कैसे कैसे मुझे पता चला कि मैं जमीन के अंदर थी, घूम रही थी मैं तो मस्ती से, लेकिन इन रोओं ने मुझे पकड़ लिया, इन रोओं ने मुझे पकड़ लिया। और फिर मैं कहां कहां चली, कैसे कैसे इस पेड़ के अंदर घूमी। तो क्रोध और घृणा से, उसे जल की बूंद को क्रोध भी आ रहा था और घृणा यानी नफरत भी थी कि मेरे जीवन को ही इन्होंने खराब कर दिया। यानी उस बूंद का शरीर कांप उठा। वो बूंद, पानी की बूंद और तेज हिलने लगी, कांप गई। ओहो, डर लगा, ओहो क्या, कैसा, मैं कैसे कैसे इसे निकल कर आई हूं। बड़ा ही भयानक था। तुम क्या समझते हो कि ये इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। बूंद कह रही है, पानी की बूंद, कि तुम क्या समझते हो कि ये जो पेड़ इतना बड़ा खड़ा है ना, ये यूं ही खड़ा है? ये पेड़ इतना बड़ा हुआ, ये यूं ही इतना बड़ा हो गया? नहीं नहीं, ये यूं ही इतना बड़ा नहीं हुआ है। इस पेड़ को बड़ा बनाने में मेरे जैसे असंख्य बंधुओं ने, मेरे ही भाइयों ने, बंधु यानी भाई, मेरे जैसे असंख्य अनगिनत पानी के कणों ने, जल की बूंदों ने अपने प्राणों का नाश किया है। तब जाकर ये पेड़ बड़ा हुआ है। इस पेड़ ने न जाने मेरे जैसी कितनी बूंदों को खाया है, पिया है, अंदर से खींचा है, तब जाकर ये पेड़ इतना बड़ा हुआ है। पानी की बूंद अपनी कहानी सुना रही है, और लेखक कहता है कि मैं उस पानी की बूंद की कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। हाँ तो भाई लेखक, मेरी बात सुनो।
मैं इस भूमि में आजादी के साथ घूम रही थी और इस भूमि में जितने भी खनिज तत्व हैं उन सबको अपने शरीर में घुलाकर मिलाकर, जब पानी जमीन में है तो जमीन के तत्व पानी में मिल जाते हैं। जैसे फ्लोराइड भी है तो हम पानी पीते हैं तो उसमें फ्लोराइड मिला हुआ आ रहा है पानी में, क्योंकि उसमें घुल चुका है। तो ये बूंद कह रही है कि इस जमीन में जितने भी खनिज तत्व है उन सबको मैं अपने अंदर घुलाकर, अपने अंदर मिलाकर, पानी में मिलाकर, मैं बूंद अपने अंदर मिलाकर आनंद के साथ घूम रही थी, फिर रही थी बड़े मजे के साथ, कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं निकल रही थी वहीं से, पास से ही, पानी की बूंद कह रही है, लेकिन मेरे ही भाग्य फूटे कि मैं इतने पास से निकली कि इस पेड़ की जड़ों का एक रोआ, एक रेशा मेरे शरीर को छू गया। मैं बूंद वहां से निकल रही थी ना, तो उसके टच हो गया मेरा शरीर। बूंद टच हो गई किसके? जड़ के, जो जड़ के बारीक बारीक रेशे हैं उनसे टच हो गया। मैं कांप गई, अरे ये क्या हुआ। मैं कांप गई, दूर भागने का प्रयत्न किया। मैं वहां से तुरंत ही निकलकर भागना चाहती थी, परंतु वे रोए, वे रेशे तो पकड़कर छोड़ना जानते ही नहीं थे। जिसको पकड़ लिया उसको नहीं छोड़ना, और मैं पकड़ में आ गई थी। और फिर क्या हुआ, मैं रोए के अंदर खींच ली गई। वो रोहा मुझे अंदर धकेल दिया मेरे को, और अंदर से मेरे को खींच रहा है, मैं ऊपर चली जा रही हूँ, रोए खींच रहे हैं मेरे को अंदर। पानी की बूंद कह रही है कि जैसे ही मैं घूम रही थी, पर पता नहीं कैसे उस जड़ के, उस रोए के पास में चली गई और रोए ने मुझे पकड़ लिया और फिर अंदर खींच लिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। बड़ी उत्सुकता बढ़ी, मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। अरे भाई बड़ी जबरदस्त कहानी है तेरी तो। फिर आगे क्या हुआ, बता बता। लेखक ने कहा, मैंने पूछा किससे? पानी की बूंद से। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी, मेरी उत्सुकता। लेखक कहता है कि मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था पानी की कहानी सुनने में। उत्सुकता यानी जानने की इच्छा बढ़ चली, और मैं आगे जानना चाहता था। फिर आगे क्या हुआ बता ना। फिर क्या हुआ बता। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच से पिस चली। लेखक ने पूछा, हाँ भाई आगे बता, क्या हुआ था, कैसे कैसे तू आई, और बताना फिर क्या हुआ तेरे साथ। तेरे को अंदर ऐसे उस रेशे ने पकड़ लिया, फिर क्या हुआ। कि मैं, अब फिर क्या होना था, एक कोठरी में बंद कर दी गई, अंदर खींची। मैं, पानी की बूंद कह रही मेरे को अंदर खींच लिया उन जड़ों ने, उन रेशों ने, और अंदर तो बिल्कुल अंधेरा। अंदर कोठरी में, एक कोठरी में बंद कर दिया गया मेरे को। और थोड़ी देर बाद में ऐसा जान पड़ा कि मुझे पीछे से धक्का दे रहा है कोई। थोड़ी देर बाद में ही अब वो जड़ें तो निरंतर पानी खींच रही है, अंदर से पानी खींच रही है। तो जो बूंद पहले खींच ली गई, जो कण, पानी का कण पहले खींच लिया गया, दूसरा कण और खींच रहे तो वो कण आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर बाद में पीछे से कोई धक्का दे रहा, और कण आ रहे हैं पानी के। ये रेशे तो बड़े खराब है भाई, ये तो और पानी के कण उधर से खींच रहे हैं। मेरे को पहले खींच लिया गया और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। ऐसा लग रहा था कोई पीछे से धक्का दे रहा है और कोई आगे से हाथ पकड़कर खींच रहा है। आगे भी पानी की बूंदें चल रही है और पीछे भी मेरी पानी की बूंदें आ रही है। तो जो पीछे से आ रही है वो धक्का दे रही है, और जो आगे चल रही है उसको मैं धक्का दे रही हूँ, उसे आगे बढ़ा रही हूँ, और जो मेरे ऊपर है वो मेरा हाथ खींचकर ऊपर ले जा रही है, ऊपर की ओर, आगे की ओर खींच रही हो, ऐसा लग रहा था। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। एक और बूंद अंदर लाई गई, पानी की बूंद, मेरा एक भाई लाया गया। अब उसके लिए जगह नहीं थी, तो उसके लिए जगह बनाने के लिए, जगह बनाने के कारण, ताकि पानी की बूंद भी उसमें समझ सके, मुझे दबाया जा रहा था। मुझे क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ताकि इसमें पानी की बूंद और समा सके। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई ट्रकों में जानवर ले जाते हैं, तो एक जानवर को और सेट करने के लिए उसमें और जानवरों को थोड़ा
सिकोड़ कर खड़ा कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है और जानवर मर जाते हैं उसमें। तो ऐसी स्थिति हो रही है कि उस भाई को जो पानी की एक और बूंद आ गई है उसके लिए भी जगह चाहिए, तो इधर से दबाव पड़ रहा है, ऊपर से भी दबाव पड़ रहा, तो मैं दब गई बीच में, मुझे दबाया जा रहा था और पानी की बूंदें और भर रहे हैं और भर रहे हैं उसमें और खींच रहे हैं। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, मेरे ऊपर भी पानी की बूंद, मेरे पीछे भी पानी की बूंद और उसके पीछे भी पानी की बूंद खींची ही जा रहे हैं, रेसे तो खींचे ही जा रहे हैं। मैं उन दोनों के बीच में, यानी जो मेरे ऊपर चल रही थी और जो मेरे नीचे और पानी की बूंद आ रही है, उन दोनों के बीच में मैं पिसती चली गई। मैं तो दब गई, मेरी जान ही निकल जाती वहां पर। धन्यवाद।